लेट्स से एक टाइम dt में कुछ dq हीट ऊपर गई है, तो ये जो dq हीट है ना, इसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो थर्मल करंट के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो और एक लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो। और अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। मैं जानता हूं अगर ऐसे 3 रेजिस्टेंस मेरी लगी हुई हो तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे जो करंट आ रहा है, लेट्स से IC, आई कॉपर, यहां जो करंट जा रहा है आई ब्रास। थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, K1 K2 K3। एरिया तीनों का डिफरेंट हो सकता है, A1 A2 A3। वंस अगेन इक्विवेलेंट का मतलब है, मैं मान रहा हूं कि मेरे पास अगर केवल पूरा एक ब्लॉक होता सेम डायमेंशंस का, सेम डायमेंशन मतलब लेंथ होता L और एरिया कितना होता बेटा, एरिया हो जाएगा टोटल मिला के A1 + A2 + A3। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से जेईई सेंचुरी सीरीज के नए वीडियो में। इस बार हम लोग हीट ट्रांसफर में जो मेजर पोर्शन है आपका कंडक्शन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरा एम रहेगा कि इस छोटे से वीडियो में जितने भी हमारे जेईई मेन रिलेटेड स्टैंडर्ड केसेस होते हैं सारे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं और कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, हमें हीट कंडक्शन के लिए ध्यान रखना है कि हम एक एनालॉजी या सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं हीट कंडक्शन की इक्वेशंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की इक्वेशंस। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, एग्जैक्ट सेम एनालॉग यहां पे थर्मल कंडक्शन में उसका है। मैं भी आपको दिखाऊंगा इक्वेशंस कितनी सिमिलर है। इनफैक्ट आपको ये समझना है कि सिर्फ इक्वेशन सिमिलर नहीं है, अंडरलाइंग फिजिक्स जो है ना, मैकेनिज्म जिस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर में, या जिस वजह से हीट कंडक्शन होता है, वो अंडरलाइंग मैकेनिज्म में भी सिमिलैरिटी, इसलिए इक्वेशन से सिमिलैरिटी आती है। क्या सिमिलैरिटी आती है? देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हमें पता है आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं देखो, मैंने तुम्हें बताया हुआ है। अगर तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया है तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर सेम एज ρL/A। रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, और वहां पे एक होता था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रो उसका इनवर्स होता है, मतलब रो होता है 1/σ, जहां पे सिग्मा आपका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो लिख सकते हो रेजिस्टेंस को R = L/σA। सेम चीज थर्मल कंडक्शन में होती है। देखिए यहां पे L लेंथ, A एरिया, K इस बार थर्मल कंडक्टिविटी है, तो एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आ जाएगी जो यहां पे इस बार मैं बोलूंगा थर्मल रेजिस्टेंस RTH = L/σ की जगह बस मैं K लिख रहा हूं। ठीक है, जहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती थी अब उसकी जगह थर्मल कंडक्टिविटी आ गई। उसके अलावा आपका ओम्स लॉ सेम है। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या होता है, ये करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, जबकि थर्मल कंडक्शन में करंट फ्लो करता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। लेकिन इक्वेशन सिमिलर है। जैसे ओम्स लॉ में हम लिखते हैं I = ΔV / R। मैं लिख रहा हूं करंट = पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। और अगर मैं राइट में करंट ले रहा हूं, मान रहा हूं, तो मैं ले रहा हूं V1 ज्यादा है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोल दूंगा V1 - V2। वहां पे तो आपका इलेक्ट्रिकल करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे हम बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी की, जिसको बोलते हैं थर्मल करंट। एंड इक्वेशन सिमिलर है, हम बोलेंगे थर्मल करंट इज सेम एज, अब की बार ΔV की जगह, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह मैं क्या लूंगा, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब ΔT/R, और फिर से उसको लिख देंगे T1 - T2 डिवाइड बाय R। ये पहला पॉइंट है, और ये R जो है मेरा थर्मल रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं RTH बोल देता हूं। मैं भी कह रहा था कि ये पहला पॉइंट है हमारे कंडक्शन में। जो भी इक्वेशन और मैथ्स हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखी है, ओम्स लॉ देखा है, रेजिस्टेंस देखी है, सारा का सारा सेम आपका थर्मल कंडक्शन में भी वैलिड है। इनफैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं इस बात को बहुत ज्यादा यूज करता हूं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड केसेस दिखाऊं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में जो ये है ना आपका K इस थर्मल कंडक्टिविटी में बोल रहा है ना, तो अगर क्वेश्चंस में आपसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले से लगा देंगे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में वो रेजिस्टेंस की जगह थर्मल कंडक्शन में आपसे पूछ रहा होता है एक सिस्टम की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो उसको कैसे निकालें। मैं आपको स्टैंडर्ड केसेस में वो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, सीरीज एज वेल एज पैरेलल। तो देखें यहां पे, मान लीजिए मेरे पास 3 रॉड्स हैं सीरीज में। सीरीज मतलब मैं ऐसे टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर रहा हूं, लेट्स से T1 और T2, ताकि
करंट इस तरीके से फ्लो करे। इन तीनों के लिए देखो मैंने डेटा आपको दिया हुआ है। क्या क्या डेटा दिया हुआ है आप नोटिस करें। तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, लेंथ डिफरेंट हो सकती है, तीनों की थर्मल कंडक्टिविटीज डिफरेंट हो सकती है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो बेटा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी से हमारा मतलब यह है कि अभी तो ये तीनों डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं। ऐसा इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा जो है एक ही मटेरियल से बना होता तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती ताकि रेजिस्टेंस सेम है। मतलब अभी यहां पे कुछ रेजिस्टेंस आएगी तीनों की सीरीज में, अभी तो ये तीनों अलग अलग मटेरियल के बने हैं। अगर तीनों को मैं एक ही मटेरियल से रिप्लेस कर दूं, सारा का सारा एक ही मटेरियल से बना हो लेकिन रेजिस्टेंस सेम आए, तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो मैं निकाल लेता हूं बहुत इजीली, क्योंकि देखो ऐसे इमेजिन करते हैं कि मेरे पास एक ही रॉड है, पूरी सेम मटेरियल की बनी हुई है, और इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस सेम है। तो पहली बार नोटिस करोगे अगर पूरी की पूरी रॉड एक ही मटेरियल से बनी हुई है, इसकी टोटल लेंथ हो चुकी होगी L1 प्लस L2 प्लस L3। दूसरी बात इधर रेजिस्टेंस और इधर रेजिस्टेंस मुझे बराबर करनी है, तो कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा, देखिए अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ K इक्विवेलेंट, तो क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया था थर्मल रेजिस्टेंस होता है L बाय K इंटू एरिया, इसको यूज करते हैं। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं यहां पर जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट इंटू एरिया। ये तो हो गया एक मटेरियल के लिए, और तीनों के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या देगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी L1 बाय K1 एरिया, नेक्स्ट होगी L2 बाय K2 एरिया, और इससे नेक्स्ट होगी L3 बाय K3 एरिया। आप समझ पा रहे होंगे कि एरिया वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और थोड़ा सा मैं रीअरेंजमेंट कर दूं तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्या मिलेगी आप देख सकते हैं, K इक्विवेलेंट उधर जाएंगे तो L1 बाय K1, L2 बाय K2, L3 बाय K3, इनका सम नीचे डिवाइड हो रहा होगा। बेटा इसका रिजल्ट जो है मैं नेक्स्ट बोर्ड पे समराइज कर देता हूं, आप वेरीफाई कर सकते हो आराम से कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ रही है वो ये आ रही है K इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ, ऊपर आ रहा है लेंथ का सम और नीचे आ रहा है लेंथ बाय K का सम, Li बाय Ki। यही मैंने अभी आपको डिराइव करके दिखाया। ये हो गया सीरीज के केस में। अब बात करते हैं पैरेलल के केस में। पैरेलल मतलब इधर आपको दिख रहा है, हम इस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करेंगे। लेट्स से इस फेस पे पूरे पे T1 है, इस फेस पे पूरे पे T2। तीन मैंने आपको रॉड्स दिखाए हुए हैं। इन तीनों में कॉमन क्या है आप नोटिस करें, तीनों का लेंथ सेम है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है K1 K2 K3, एरिया तीनों का डिफरेंट हो सकता है A1 A2 A3। वंस अगेन इक्विवेलेंट का मतलब है मैं मान रहा हूं कि मेरे पास अगर केवल पूरा एक ब्लॉक होता सेम डायमेंशंस का, सेम डायमेंशन मतलब लेंथ होता L और एरिया कितना होता बेटा, एरिया हो जाएगा टोटल मिला के A1 प्लस A2 प्लस A3। तो एक अगर सारा सिंगल मटेरियल का होता, सिंगल मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी होती K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो ताकि जो रेजिस्टेंस यहां से आ रही है और जो रेजिस्टेंस यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रही है वो सेम है। तो बहुत आसान है, मैं जानता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, उसको लगा दें तो मैं बोलूंगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R में था L बाय K एरिया, तो 1/r में होगा K एरिया बाय L। सबकी वैल्यूज डालो, देखो पूरे ब्लॉक के लिए डालो, यहां पे पूरे ब्लॉक के लिए लिखोगे K इक्विवेलेंट इनटू टोटल एरिया, बेटा टोटल एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 दिस डिवाइड बाय L। और सामने क्या आएगा, सामने एक एक करके लिखते जाएं। फर्स्ट टर्म में आएगा K1 इंटू A1 बाय L, सेकेंड टर्म में आएगा K2 इंटू A2 बाय L, एंड थर्ड टर्म में आ जाएगा K3 इंटू A3 बाय L। फिर से तो नोटिस कर रहे हो कॉमन टर्म्स L सब में कैंसिल हो जाएगी, और थोड़ा अलजेब्रा कर लें, एरिया वाली टर्म उधर डिवाइड कर दें तो आपके पास K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। मैं नेक्स्ट बोर्ड पे उसको समराइज कर देता हूं बच्चों। पैरेलल के लिए तुम्हारा फॉर्मूला आ रहा है K इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ, फिर से देख लें यहाँ पे, देखो ऊपर K एरिया का प्रोडक्ट सम हो रहा है ना, तो समेशन ऑफ Ki Ai डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आ रहा होगा समेशन ऑफ Ai। ये सीरीज के लिए हो गया इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, और ये हो गया पैरेलल के लिए। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड केसेस में मैं तुम्हें इंटीग्रेशन से थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के केसेस दिखाने वाला हूं, सिचुएशन दिखाने वाला हूं। देखिए फर्स्ट हम ले रहे हैं स्फेरिकल रेजिस्टेंस। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि थर्मल रेजिस्टेंस में मैंने अभी भी बात किया था RTH इक्वल टू
L बाय के इंटू एरिया। तुम्हें समझना है एल और एरिया कौन सा होता है, लेंथ कौन सा होता है, एरिया कौन सा होता है। जैसे मान लो भाई मैं स्क्रीन की थर्मल रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो इसकी 3 डायमेंशन हैं, एक ये डायमेंशन, एक ये डायमेंशन और एक इसकी कुछ थिकनेस भी है। तो कौन सी डायमेंशन को मैं लेंथ बोलूंगा और कहां से मैं एरिया निकालूंगा। तो आपको याद क्या रखना है भाई, लेंथ का मतलब होता है वो वाली डायमेंशन जो करंट फ्लो के पैरेलल हो। तो अगर स्क्रीन में इस डायरेक्शन में करंट जाएगा तो इसके पैरेलल जो डायमेंशन है वो लेंथ कहलाएगी। और एरिया का मतलब होता है करंट फ्लो के नॉर्मल सरफेस एरिया। तो अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा होता, स्क्रीन में एंटर कर रहा होता, तो ये जो सरफेस एरिया आपको दिख रहा है वो एरिया ए वहां पे आता। ठीक है, एल मतलब करंट फ्लो के पैरेलल वाला, ए मतलब करंट फ्लो के नॉर्मल वाला। मान लो एक स्फेरिकल शेल है, थिक स्फेरिकल शेल है जिसकी कंडक्टिविटी है कुछ के। ठीक है, आपका मटेरियल यहां पे यानी कुछ इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, इनके बीच में आपका मटेरियल है। थर्मल कंडक्टिविटी मैंने के मान ली। इसके इनर सरफेस को हमने कुछ टेम्परेचर में मेंटेन कर लिया, आउटर सरफेस को कुछ टेम्परेचर में मेंटेन कर लिया। लेट्स सपोज इनर सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होना, करंट फ्लो जो है ना ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा। ओके, मैं आपसे पूछूं कि इसकी थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगी तो आप इस फॉर्मूले पे जाना चाहेंगे और रियलाइज करेंगे कि लेंथ वाली टर्म तो तुम्हें दिख रही है क्योंकि करंट फ्लो के पैरेलल वाली टर्म तो दिख रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो पैरेलल वाली डायमेंशन क्या है, b माइनस है। लेकिन करंट फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया है बेटा, अगर करंट फ्लो रेडियल है तो एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, इसके नॉर्मल वाला जो आप देख रहे हो, अलग अलग रेडियस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग रेडियस का स्फेरिकल सरफेस बनेगा। मतलब कि एरिया वाली टर्म जो है आप देख सकते हैं जैसे जैसे बाहर जा रहे होंगे रेडियस के साथ साथ एरिया वाली टर्म चेंज हो रही होगी। तो ऑब्वियसली क्या ये आपको बताना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है। कैसे करें इंटीग्रेशन, इसमें एक एलिमेंट ले लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं। लेट्स टेक अ स्फेरिकल एलिमेंट। ऐसा करते हैं कि हम एक स्फेरिकल शेल एलिमेंट लेंगे जिसका कुछ छोटा सा, जिसका कुछ रेडियस है और छोटी सी थिकनेस है। ठीक है, तो ऐसा लेते हैं। देखो मैं इस थिकनेस की बात कर रहा हूं, इसकी कोई छोटी सी थिकनेस है, लेट्स से dx, और इसका रेडियस मैं मान लेता हूं x। तो क्योंकि तुम्हारा करंट फ्लो हमारा रेडियल था ना, ऐसे हो रहा था करंट फ्लो, तो अब इस एलिमेंट के लिए मैं थर्मल रेजिस्टेंस लिख पाऊंगा। क्या लिखूंगा मैं इस एलिमेंट के लिए, dr थर्मल इक्वल टू लेंथ की जगह लिख देता हूं dx डिवाइड बाय k इंटू एरिया, एरिया की जगह लिख देते हैं 4 पाई x स्क्वायर, स्फेरिकल सरफेस के एरिया का फॉर्मूला लगा दो। ऐसे सारे एलिमेंट्स आप देखेंगे, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे सीरीज में है क्योंकि जितना भी करंट इनर सरफेस पे वो सारा करंट सबसे ही पास कर रहा है। सीरीज में तो मैं डायरेक्टली इन रेजिस्टेंस को ऐड कर दूंगा, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो दैट आई कैन से आर स्फेरिकल इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन a से लेके b तक, यानी मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/4 पाई k, आई हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ dx by x स्क्वायर, जहां पे x की लिमिट्स आपकी a से b तक है। आप लोग इजीली जानते हो इस इंटीग्रेशन को कैसे करना है, dx by x स्क्वायर इज -1/x, लिमिट्स डाल देते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। स्फेरिकल रेजिस्टर की वैल्यू आ रही होगी 1/4 पाई k इंटू 1/a माइनस 1/b। बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड केस है, इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, थर्मल कंडक्शन में भी आएगा। ज्यादातर बच्चे इसका फॉर्मूला याद भी करके रखते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा तुम्हें बेसिक से डिराइव भी करके दिखा देता हूं कि कैसे डिराइव होते हैं। ऐसे ही दो और स्टैंडर्ड केसेस हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर जो अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, और दूसरा फ्रस्टम ऑफ थोल। ठीक है, मैं पहले सिलेंड्रिकल वाले दिखा देता हूं तुम्हें। ये देखो सिलेंड्रिकल रजिस्टर, फिर से सिलेंड्रिकल शेल है, थिक सिलेंड्रिकल शेल, मतलब इसका कुछ इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है। वंस अगेन आपका मटेरियल यहां पे, और फिर से मैं रेडियल करंट फ्लो कराना चाहता हूं, मतलब कि इनर सरफेस को कुछ टेम्परेचर पर रखा है, आउटर सरफेस को कुछ टेम्परेचर पर रखा है, ताकि आपका करंट जो है इनर से आउटर इस तरीके से फ्लो करे। हमें निकालना है कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। वंस अगेन मैं सोचूंगा कि करंट के पैरेलल वाले डायमेंशन तो मुझे दिख रहा है b माइनस है, लेकिन क्योंकि आपका करंट रेडियली फ्लो कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि रेडियस के साथ साथ चेंज कर रहा होगा ना। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई rl। तो फिर से भाई हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, फिर से मेरे को एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, और कैसा एलिमेंट लूंगा, ऑब्वियसली ज्योमेट्री के हिसाब से मैं सिलेंड्रिकल शेल जैसा एलिमेंट लूंगा। थोड़ा सा रफ ड्रॉ करने वाला हूं मैं। मान लीजिए आई एम सॉरी, मैं बोला था कि लेट्स से मेरे पास रेडियस x का एक सिलेंडर
है एलिमेंट जिसकी थिकनेस है dx, यहां पे थिकनेस भी दिखा देते हैं इसकी, ठीक है, इसकी थिकनेस है हमारे पास dx, ये थिकनेस आपकी dx है और रेडियस हमारा x था, ये dx है। करंट हमारा रेडियल फ्लो कर रहा है, यानी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो क्या रेजिस्टेंस लिखूंगा मैं इस एलिमेंट की? क्या मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इस एलिमेंट की होगी dr थर्मल इक्वल टू लेंथ की जगह तो dx वाली डायमेंशन आ जाएगी, dx डिवाइड बाय k इंटू एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो 2πx। वंस अगेन ऐसे सारे एलिमेंट्स जो है आपके सीरीज में सेम करंट सबसे पास कर रहा है, यानी कि इंटीग्रेट करके ऐड करके मेरे को नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। इंटीग्रेशन कर दो a से b तक, मतलब लिख सकता हूं थर्मल रेजिस्टेंस सेम एज 1/2πkl, इंटीग्रेशन हो रही होगी भाई dx बाय x फ्रॉम a टू b, हम जानते हैं उसे इंटीग्रेशन करके आ जाएगा ln ऑफ b बाय a, मतलब कि यहां पे आंसर होने वाला होगा ln b बाय a डिवाइड बाय 2πkl। ठीक है, ये एक और स्टैंडर्ड केस हो गया। इसके अलावा तुमने देखा होगा HC वर्मा में या कुछ और कोचिंग के मटेरियल्स में, कोई भी और बुक्स में आपने देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, थर्मल कंडक्शन में भी फ्रस्टम ऑफ अ कोन वाला सिस्टम भी आता है, जो कि मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूं। यहां पे मुझे थर्मल कंडक्टिविटी इसकी गिवन है, लेट्स से कि एक रेडियस है a, दूसरा रेडियस है b, ये लेंथ है यहां पे l। जहां तक मुझे याद है HC वर्मा में उन्होंने एक और कंडीशन यहां पे दी हुई है, उन्होंने कंडीशन दी है कि b माइनस a इज वेरी लेस एज कंपेयर टू a और b, मतलब ये जो रेडियाई का डिफरेंस है वो बहुत कम है इन रेडियाई के कंपैरिजन मुकाबले में। क्यों ये कंडीशन क्यों दी होगी? क्योंकि आपको सोचना है, मान लीजिए मैं इधर एक टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूं T1, इधर टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूं T2, लेट्स से T1 हाई टेम्परेचर, T2 लो टेम्परेचर, तो हीट आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाना चाहिए। लेकिन आप नोटिस करो कि अगर ये रेडियस a और b में डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपका जो हीट कंडक्शन है ना दो तरीके से हो रहा होगा, एक तो ऐसे तो जा ही रहा होगा यानी एक्सिस के पैरेलल, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे एंगल पे भी जा रहा होगा हीट, यानी कि मैं नहीं मान सकता कि पूरे में मेरा जो हीट का फ्लो हो रहा होगा वो पूरा का पूरा एक्सियल होगा अगर रेडिया में डिफरेंस ज्यादा हो गया तो। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो मैं ये वाली जो चीजें है ना इनको इग्नोर कर सकता हूं और मान सकता हूं कि पूरा का पूरा मेरा जो हीट फ्लो है वो एक्सियल है। यही हम यहां पे करने वाले हैं। और पूरा अगर आपका हीट फ्लो एक्सियल है तो वंस अगेन मैं सोचता हूं लेंथ बाय के एरिया, लेंथ तो दिख रहा है मुझे, इसके पैरेलल वाली डायमेंशन लेंथ तो दिख रही है, एरिया नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसे जैसे जा रहा है आप देख रहे हैं सर्कुलर एरिया बन रहे हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस, और उनके रेडियस क्योंकि चेंज होते जा रहे हैं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा πr² वो भी चेंज हो रहा है। वंस अगेन मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। कैसे करें इंटीग्रेशन? फिर से एक एलिमेंट ले लेते हैं। इस बार भाई ऐसा करते हैं कि हम एक डिस्क एलिमेंट ले रहे हैं, एक डिस्क एलिमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए यहां पे ऐसे ही डिस्क एलिमेंट ले रहे हैं जिसका लेट्स से ये डिस्टेंस यहां से x और भाई इसका थिकनेस है dx। रिमेंबर ये एक डिस्क एलिमेंट है, मतलब मैं आपको ये दो लाइंस दिखा रहा हूं बट एक्चुअली ये ऐसे डिस्क बन रहा है, तो इस डिस्क का कुछ रेडियस भी आ रहा होगा, लेट्स सपोज वो रेडियस आ रहा है स्मॉल r। पहली चीज तुम्हें नोटिस करना है कि स्मॉल r रेडियस का x पे क्या डिपेंडेंस है। फॉर एग्जांपल तुम दिख रहा है कि जब x की वैल्यू 0 है तो रेडियस की वैल्यू a होनी चाहिए, ऐसे जब x की वैल्यू l है तो रेडियस की वैल्यू b होनी चाहिए। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यूज तो दिख ही रही है बेटा। इनफैक्ट a से लेके b तक रेडियस का लीनियर वेरिएशन होगा x के साथ, लीनियर वेरिएशन होगा। अगर आप ये कन्विंस नहीं है कि लीनियर क्यों होगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से। आप इसको आगे एक्सटेंड कर दो और आपको दिख रहा होगा सिमिलर ट्रायंगल। देखो एक ये बिगेस्ट ट्रायंगल, फिर एक ये बीच वाला ट्रायंगल, फिर एक छोटा वाला ट्रायंगल। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि मैं मान रहा हूं ऐसे बहुत सारे केसेस आप देख चुके होंगे, ये तो पक्का ही पता होगा आपको कि एक लीनियर फंक्शन आने वाला है। जैसे भी लाइन की इक्वेशन आप लिखना चाहे, 2 पॉइंट फॉर्मूला से या सिमिलर ट्रायंगल से, जैसे भी वो लीनियर इक्वेशन लिखना चाहे, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि रेडियस की वैल्यू आनी चाहिए a प्लस b माइनस a बाय l इंटू एक्स। ये आपका रेडियस होना चाहिए, ये रेडियस है। तो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस में क्या लिखने वाला हूं? मैं लिखूंगा इसकी थर्मल रेजिस्टेंस drth इक्वल टू लेंथ
इस बार लेंथ वाली कौन सी डायमेंशन लेंगे, dx डिवाइड बाय k इंटू एरिया, तो एरिया को मैं लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। यहां पे ध्यान दो यार, जब तुम इंटीग्रेट करने जा रहे हो नोटिस करो ऊपर dx है नीचे आर स्क्वायर है, तो अभी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, या तो मुझे r को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, मैं लिख सकता हूं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा तुम dx को dr के टर्म्स में लिख लो, मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। यहीं पे क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करके देखें, आप इसको डिफरेंशिएट करें तो आप देख सकते हैं आ जाएगा dr सेम एज b माइनस ए बाय एल इंटू dx। मतलब यहां से dx की वैल्यू देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू dr के टर्म्स में आ गई। अब ये dx की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा और लिमिट्स लगाऊंगा रेडियस की लिमिट्स क्या होने वाला मैं जानता हूं, a से लेके b तक। नेक्स्ट बोर्ड पे उसको कर देते हैं। देखो मैंने सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट बोर्ड पे आप उसको dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालने वाले हैं। मैं लिख सकता हूं r थर्मल का वैल्यू, सी इंस्टेड ऑफ dx आई कैन राइट l बाय पाई k b माइनस a इंटू dr डिवाइड बाय r स्क्वायर। समझ गए भाई, ये dx की वैल्यू यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल लिया। अब इंटीग्रेट करूंगा और लिमिट्स डालूंगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट्स आपके a से लेके b तक। मैं जानता हूं dr बाय आर स्क्वायर इज माइनस वन बाय आर, लिमिट्स डालूंगा तो b माइनस ए डिवाइड बाय ए बी, b माइनस ए बेटा कैंसिल हो जाएगा, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो मेरी कैलकुलेशंस। यहाँ पे आ रहा होगा l बाय k पाई b माइनस से, चलो मैंने एक स्टेप और दिखा देता हूं, यहाँ पे आ रहा होगा वन बाय ए माइनस वन बाय बी। ये मैं बोल रहा था, यहाँ एलसीएम लोगे तो b माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और अगर b माइनस से कैंसिल हो गया तो वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे देगा l बाय k पाई ए बी। ये आपकी रेजिस्टेंस आनी चाहिए। बेटा ये जो तीन केसेस हैं स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इससे पहले हमने स्फेरिकल देखा था, ठीक है, फिर सिलेंड्रिकल और फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये तीनों स्टैंडर्ड केसेस हैं जेई के सिलेबस में फॉर बोथ थर्मल कंडक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लेक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर से कम है, कुछ नेगेटिव वैल्यू लेट्स से माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जो है नीचे चला जाता है, इसलिए क्या होता है लेक में जो फ्रीजिंग होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। पहली चीज मैं क्या करने वाला हूं यार कि मैं एनालाइज करना चाहता हूं कि ये जो आइस लेयर की थिकनेस है वो टाइम के साथ कैसे कैसे इंक्रीज करेगी। लेकिन हमारे एनालिसिस में हम एक अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, छोटा सा एक एरर लाएंगे, नेग्लिजिबल एरर है वो। क्या, देखो ये जो नीचे जो पानी का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, ये 4 की जगह मैं इसको 0 मान लूंगा, उससे मेरा एनालिसिस सिंपल हो जाएगा और उसमें ज्यादा एरर नहीं आएगा। क्यों, कैसे मैं जानता हूं, मान लो कुछ टाइम में एक x ग्राम पानी का जो यहां पे उसको मुझे फ्रीज करना है, तो दो जगह पे हीट रिलीज होगी। एक तो पहले आपको पानी को 4 से 0 पे लाना पड़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें हीट रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी, मास स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, चेंज इन टेम्परेचर का 4 और स्पेसिफिक हीट कैलोरीज में होती है वाटर की 1। फिर 0 पे वाटर आ गया, अब इसको फ्रीज कर रहे हैं तो लेटेंट हीट रिलीज होगी। लेटेंट हीट कितनी रिलीज होगी, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या तुम देख रहे हो इन दोनों टर्म्स को, अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, डू यू रियलाइज इनका रेशियो है 1/20, यानी नीचे वाली जो टर्म है वो 20 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर वाला टर्म। तो अगर मैं किसी एनालिसिस में इन दोनों का सम लेना है, ठीक है, टोटल लेना है, लेकिन मैं केवल नीचे वाला ले लूं, ऊपर वाले को इग्नोर कर दूं, तो मेरा ज्यादा एरर नहीं आएगा। और मैं वही करने वाला हूं बेटा। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करने वाला हूं, सारी बुक्स जो जेई लेवल पे होंगी इसी तरह से सॉल्व कर रही होंगी, वो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाली हीट को नहीं अकाउंट कर रहे होंगे। और क्यों नहीं अकाउंट कर रहे ये मैंने आपको बता दिया। अब मान लेते हैं हमारे एनालिसिस में कि किसी इंस्टेंट पे हमारी जो आइस की लेयर है वो ऑलरेडी कुछ जम चुकी है आइस एक थिकनेस y तक, ठीक है, ये आपकी आइस है, नीचे हमारा वाटर है, ये आइस ऐसे शो कर देता है। अब छोटे से टाइम इंटरवल dt में मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं, कुछ छोटे से टाइम इंटरवल dt में मैं पाता हूं कि आइस की लेयर थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई, ठीक है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई, लेट्स से बाय एन अमाउंट dy। तो अब एक टाइम dt में इंक्रीज होके ये dy
अमाउंट ऑफ आइस और फ्रीज हो गई, लेट्स सपोज। तो कैसे फ्रीज हुई होगी, और याद रखो यहां पे टेम्परेचर में हम 0 डिग्री सेल्सियस मान चुके। तो भाई आइस को फ्रीज होने के लिए इसमें से हीट निकालनी पड़ेगी ना आपको। कैसे निकलेगी हीट, क्योंकि यहां टेम्परेचर ज्यादा, ऊपर टेम्परेचर कम है। तो थर्मल करंट के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ थर्मल करंट फ्लो कर रहा होगा। लेट्स से एक टाइम dt में कुछ dq हीट ऊपर गई है। तो ये जो dq हीट है ना, इसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो थर्मल करंट के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो और एक लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो। दोनों ही लिखने वाला हूं मैं। पहले थर्मल करंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैं बोलूंगा थर्मल करंट I इक्वल टू dq बाई dt। क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा का है ना, डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। और थर्मल रेजिस्टेंस होती है लेंथ बाय के एरिया। इस बार लेंथ की जगह y आएगा, y बाय के एरिया। एरिया से क्या मतलब है, ये पूरे लेक का सरफेस एरिया। वो गिवन नहीं है लेकिन बेटा वो कैंसिल हो जाएगा। और के से क्या मतलब है, आइस की कंडक्टिविटी। ठीक है, आइस की कंडक्टिविटी में के ले रहा हूं। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूंगा, देखो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी लेंथ बाय के एरिया। आप देख रहे होंगे के एरिया ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, सो दैट दिस इज के ए इंटू थीटा ओवर वाई। यहां से देखो dq वैल्यू अपने को मिल रही है, dq इज सेम एज के एरिया थीटा इंटू dt डिवाइड बाय वाई। ऐसे ही मैं dq की एक और वैल्यू लिख सकता हूं लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट से। मैं dq की वैल्यू लिखूंगा लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट से, dq इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और मास कैसे लिख सकते हैं, अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहे, कितना मास लिखना है, ये जो एडिशनल वॉल्यूम आपकी फ्रीज हुई है, कितनी है वॉल्यूम, एरिया इंटू थिकनेस। डेंसिटी मान लेते हैं रो। हम थोड़ा बहुत जो डेंसिटी में चेंज है फ्रीजिंग पे, उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली बेसिकली मैंने से रो इज द डेंसिटी ऑफ आइस। बट तुम समझते हो कि अगर आप डेंसिटी के चेंजेस को भी अकाउंट करोगे तो ओवरऑल वाटर की हाइट्स में भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेक की हाइट में भी थोड़ा चेंज हो रहा होगा, वो सब हम इग्नोर करें। सो लेट्स से डेंसिटी इज रो। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं डीएम की वैल्यू जाएगी रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम जो एडिशनल आई है आपकी है ए डी वाई, और लेटेंट हीट को लिख देते हैं एलएफ। अब बस इतना करना है, ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनको बराबर कर दें, मैथ्स लगा दें, इंटीग्रेशन कर दें, आंसर आ जाएगा। और वही मैं करने वाला हूं। ऐसे करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं भाई, और ये थोड़ा सा ऊपर इरेज करके इसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसा करेंगे कि ये सब थोड़ा छोटे छोटे कर देंगे और फिर केवल उस चीज पे ध्यान देंगे जहां पे हमें इंटीग्रेशन करनी है। मैं बस ये करूंगा, ये डी की जो दोनों वैल्यूज है इनको इक्वल करके इंटीग्रेशन करने वाला। देखो अगर मैं दोनों को इक्वल करूंगा तो मैं दिख रहा होगा ए कैंसिल हो रहा है। सो आई कैन से नेक्स्ट लाइन में डी क्यू इज सेम एज, चलो एक एक करके कर देते हैं, के ए थीटा बाय वाई इंटू डी टी इज सेम एज, राइट हैंड साइड में क्या नीचे वाला, रो एरिया डी वाई इंटू एल एफ। ए कैंसिल्स। थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए और आप देखेंगे रीअरेंज करने के बाद आपके पास आ जाएगा dt का वैल्यू इक्वल्स रो एल एफ बाय के थीटा इंटू वाई डी वाई। इसको सॉल्व करके अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जितने में ये जो आइस की लेयर है इसकी थिकनेस ग्रो हुई होगी कुछ इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक। वही कर देता हूं, देखो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, लिमिट्स y इनिशियल टू y फाइनल एंड लेट्स से फ्रॉम 0 टू t। सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से। मैं सीधा आंसर लिखने वाला हूं बेटा। आंसर आना चाहिए आपका t इक्वल्स रो एल एफ बाय 2k थीटा, y स्क्वायर बाय 2 आया था ना, लिमिट्स लगा के तुम्हारे पास आ रहा होगा y फाइनल का स्क्वायर माइनस y इनिशियल का स्क्वायर। ये आपकी टाइम की वैल्यू आ जाएगी जबकि आपकी आइस की लेयर जो है वो y इनिशियल से y फाइनल तक ग्रो की। ठीक है भाई, ये आपका एक और स्टैंडर्ड केस हो गया। बच्चों कुछ स्टैंडर्ड केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस करते हैं जो जेई में बार बार रिपीट होती हैं। इनफैक्ट मैं आपको पहले इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। नोटिस करो, यहां पे आपको बोला है कि एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, रेडियस आर का, और उसको सराउंड कर रही है एक सिलेंड्रिकल शेल। अंदर जो सिलेंडर है उसकी कंडक्टिविटी है K1, रेडियस दिया था ना R। बाहर जो सिलेंड्रिकल शेल है उसकी कंडक्टिविटी है K2, उसका इनर रेडियस R हो गया और आउटर रेडियस 2R हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, इसके एंड्स को कुछ टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो एंड है ना,
ये मान लो कुछ T1 पे मेंटेन है और ये वाला कुछ एंड है, ये कुछ T2 पे मेंटेन है। इसे होगा कि आपका जो करंट फ्लो है वो एक्सिस के अलाउंग होगा, रेडियल नहीं होगा, एक्सिस के अलाउंग होगा। आपसे पूछा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो मैं जानता हूं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है भाई कि हम ये मान रहे हैं कि पूरा का पूरा एक ही मटेरियल से बना हुआ है। मतलब K1 K2 नहीं आना चाहिए, ये K1 हटा K2 K1 हटा देता हूं, K1 K2 नहीं आना चाहिए, पूरे में एक ही मटेरियल है, तो पूरे को मान लेते हैं कुछ K, ये भी K है, ये भी K, और दोनों डायग्राम में सेम क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। आप ये भी समझते हो कि यहां पे जो दोनों रेजिस्टेंस है, बेसिकली अंदर वाला रेजिस्टर और बाहर वाला रेजिस्टर, दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, यानी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब मैं बोलूंगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और 1/R कैसे लिखते हैं, K एरिया बाय L। यहां पे एरिया कितना हो गया टोटल, देख रहे हैं ना, एरिया टोटल हो चुका है 4πr²। तो इक्विवेलेंट के लिए मैं लिखूंगा 1/R की वैल्यू K एरिया बाय L इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखें। देखो फर्स्ट वाले के लिए 1/R1 क्या आएगा, K1 इंटू एरिया, बेटा अंदर वाले का तो एरिया है πr² बाय L, प्लस बाहर वाले शेल का कितना होगा, K2 एरिया उसका कितना होगा, ध्यान दो उसका एरिया होगा 3πr²। समझ गए ना कैसे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं केवल ये वाले एरिया की। तो एरिया क्या होगा, बाहर वाला सर्कल 4πr² माइनस अंदर वाला सर्कल 4πr² माइनस πr², 3πr²। तो वो 3πr² आएगा और डिवाइड कर देते हैं लेंथ, लेंथ तो आपकी L ही है। आप समझ गए होंगे, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करके K की वैल्यू आ रही है, देखो K की वैल्यू आ रही है मेरे ख्याल से 3K2 प्लस K1 डिवाइड बाय 4, 3K2 प्लस K1 डिवाइड बाय 4। ऑप्शंस देखो, थर्ड ऑप्शन तुम्हारा आंसर होना चाहिए। बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पहले भी बताया था, वही मैंने फिर से रिपीट किया है, पूरे को एक से रिप्लेस कर दो, दोनों डायग्राम में रेजिस्टेंस अपनी बराबर कर दो, यही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं थर्मल कंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। यहां पे देखो क्वेश्चन बढ़िया आराम से, आपको बोला है कि 3 रॉड जो मिला के एक वाई स्ट्रक्चर बना रही है, तीनों का एरिया सेम है। मैं एक वाई स्ट्रक्चर यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने लिटा दिया वाई को कुछ ऐसा, और यहां पे मान लेता हूं सी लेंथ ऑफ कॉपर, तो ये आपका कॉपर है, देन ब्रास, ब्रास का 13, सो दिस इज लेट्स से ब्रास, एंड देन दिस इज से स्टील। अच्छा आपको ये भी बोला है इनकी लेंथ और बाकी सब डेटा गिवन है। आपको ये बोला है कि इसका एंड जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे हम मेंटेन कर रहे हैं स्टील कॉपर वाले का, जबकि ब्रास और स्टील वालों को हम मेंटेन कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड। नोटिस करो सारा जो डेटा है सीजीएस यूनिट्स में गिवन है, और जो पूछा हुआ है आपसे आंसर वो भी सीजीएस यूनिट्स में पूछा हुआ है, ठीक है ना। रेट ऑफ हीट फ्लो कैलोरी पर सेकंड में ही पूछा हुआ है, तो हम सारा कैलकुलेशन सीजीएस में ही करने वाले, कभी भी एसआई में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हीट फ्लो निकालना है भाई, अगर मेरे को यहां का टेम्परेचर पता चल जाता तो हीट फ्लो बहुत आसानी से आ जाता, क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। लेकिन यहां का टेम्परेचर नहीं पता है, तो मान लेते हैं यहां का टेम्परेचर है कुछ थीटा, और अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। मैं जानता हूं अगर ऐसे 3 रेजिस्टेंस मेरी लगी हुई हो तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे जो करंट आ रहा है, लेट्स से IC, आई कॉपर, यहां जो करंट जा रहा है आई ब्रास, और यहां जो करंट जा रहा है आई स्टील, उनमें रिलेशन क्या होने वाला है, जितना करंट आ रहा है उतना ही आगे जाएगा। तो कॉपर का करंट ब्रास और स्टील के करंट के सम के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स आई कैन राइट आई कॉपर सेम एज आई ब्रास प्लस आई स्टील। इनकी वैल्यूज में डालने वाला हूं। करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इनटू KA बाय L। बेटा मैं जल्दी से कैलकुलेशंस करने वाला हूं, और मैं नोटिस करूंगा नहीं, ये मैं बोलने वाला था कि यहाँ पे कॉमन टर्म्स मैं कैंसिल कर दूंगा पहले, लेकिन नहीं करूंगा, पहले पूरा लिखूंगा, फिर बाद में कॉमन टर्म्स कैंसिल करूंगा। तो कॉपर के लिए मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर डिफरेंस, देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस थीटा इनटू, देखो टेम्परेचर डिफरेंस इनटू KA बाय L आता है, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा T डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में होता है L बाय K।
तो K ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो K ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कॉपर का K है 0.92, एरिया दिया हुआ है लेकिन वो कैंसिल होने वाला है, मैं अभी A लिख देता हूं, डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ देखो दी है 46 सेंटीमीटर सब सीजीएस में, इक्वल टू आई ब्रास, कितना आएगा भाई, ब्रास के लिए देखें टेम्परेचर डिफरेंस, और मैं ऐसे करंट मान रहा हूं तो आप टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस थीटा मत कर देना, तुमने जो करंट की डायरेक्शन मानी है उसके हिसाब से लिखना, तुम्हारे करंट की डायरेक्शन के हिसाब से टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए थीटा माइनस 0, तो राइट हैंड साइड पे इसमें क्या आएगा, थीटा माइनस 0 इंटू के एरिया, देखो ब्रास के लिए के, सही बोलो ना जी, ब्रास के लिए के है 0.26 इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ उसकी दी है 13 सेंटीमीटर। लास्ट रहेगा स्टील का, सेम प्रोसेस करने वाला हूं, फिर से टेम्परेचर डिफरेंस है थीटा माइनस 0, कंडक्टिविटी अब की बार है 0.12 इंटू एरिया, लेंथ इस बार है 12 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे होंगे कि एक तो एरिया हर जगह कैंसिल हो रहा है, दूसरी बात तुम देख पा रहे हो ये भी 2 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल, ठीक है, आप डेसिमल्स को भूल जाइए, ठीक है, एक तरह से मैंने पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो यहां पे 92/46 ये रेशियो 2 आ रहा है, ऐसे यहां देख रहे हैं ये रेशियो भी 2 आ रहा है और ये रेशियो 1 आ रहा है, यानी इस कैलकुलेशन को अगर मैं आगे करूं तो क्या करना पड़ेगा, 2 को यहां से मल्टीप्लाई करना है, तो 200 माइनस 2 थीटा सेम एज, यहां दिख रहा होगा आपको 2 थीटा प्लस यहां दिख रहा होगा थीटा, इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा थीटा का वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस, ये थीटा की वैल्यू होगी 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन में थीटा नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ हीट फ्लो, तो रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे निकालते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस इंटू KA/L, ये वाला कैलकुलेशन करने वाले, ठीक है, करके देखते हैं इसको। टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हारा कितना हो गया, अब थीटा आ चुका ना 40, तो कॉपर के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 60 डिग्री, तो डेल्टा टी की वैल्यू डाल देता हूं 60, के ऊपर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, के कितना है 0.92 इंटू एरिया, एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ दी हुआ है आपको 46 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, मेरे ख्याल से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप नोटिस करेंगे ये अगर मैं कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा, 0.02 बचेगा ऊपर, 0.02 इंटू 4 है 0.08 और उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 4.8 कैलोरीज पर सेकेंड, which means if I look at the options clearly the third option must be the answer। बच्चों इस पूरे वीडियो में आज हमने हीट ट्रांसफर के स्टैंडर्ड केसेस, ओम्स लॉ के साथ एनालॉजी, स्टैंडर्ड रजिस्टर के केसेस, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रोथ ऑफ आइस लेयर, ये सब कवर कर लिया है। इतना अगर आपको आता है तो मेरे ख्याल से जेईई मेन के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।